हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास देखने जा रहे हैं। हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की ये बात हो रही है। ठीक है, इतिहास का ये हमारा पहला क्लास है और आज की क्लास में हम स्टार्ट किससे करेंगे, तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो विभिन्न स्रोतों से हमें साक्ष्य जो प्राप्त होता है, तो उसके अनुसार क्या होता है कि इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, यानी कि हिस्ट्री सब डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। जैसे कि यदि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री को हम किस तरीके से बांटेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग क्लास में। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसा? सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं, या फिर हिंदी में यदि मैं लिखूं तो क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, सबको मैं आपको बताऊंगी, तो किसी भी प्रकार का आप लोग टेंशन नहीं लेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। प्राग ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद में आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और थर्ड में आता है हमारा हिस्ट्री, यानी कि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको क्या मैंने बताया? इसको मैंने बताया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, और ये क्या है? ऐतिहासिक काल। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अब यदि हम बात करें कि हम तो अभी तक केवल इतिहास जानते थे, तो जी नहीं, यदि हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। एक है प्राग ऐतिहासिक, फिर है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। यदि हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका यदि हम टाइम पीरियड लिखें तो ये अज्ञात काल से प्रारंभ हुआ है, यानी कि पता नहीं है अपने को कब से प्रारंभ हुआ है, लेकिन कहाँ तक गया है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अज्ञात काल यानी कि पता नहीं है, उससे ये 2500 ईसा पूर्व तक है, बीसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक है, बिफोर क्राइस्ट तक है। और ये वाला कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक ये ईसवी ये आएगा। ये क्या आएगा? ईसा पूर्व आएगा, और यहाँ पे ईसवी आएगा, जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, एडी और बीसी। ठीक है, आई होप इसका डिफरेंस आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि ये मान करके चलो ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, यानी कि ये 0 मान करके चलो। इससे पहले जितना भी आपका समय रहेगा तो उसको बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद का जितना भी आपका समय रहेगा उसको लिखते हैं हम एनो डोमिनी, एडी लिखते हैं। ये आता है आपका ईसा पूर्व, और ये आपका आता है ईसवी। इधर जाते हैं तो उल्टे में जाते हैं, यानी कि 100 हो गया, ये आपका 200 हो गया, ये आपका 300 हो गया। इधर आओगे तो 100 हो गया, इधर 200 हो गया, ऐसे बढ़ते 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 अभी कहाँ पे आ गए हो? 2023 में आ गए हो। ठीक है, समझ में आया? इधर पे इधर जाओगे तो इधर पे आएगा क्या आपका? यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका 2500। ठीक है, 2500 यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कहीं पे आपका 1500 आएगा। अब 1500 से ऐसे बढ़ते बढ़ते आए यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आया आपका 1947। क्लियर है? इतना डिफरेंस समझ में आया? ये ईसा पूर्व ये वाला, यानी कि अज्ञात काल से लेकर के ये 2500 ईसा पूर्व, फिर 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, और ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये क्या है आपका 1947। तो आई होप ये टाइम पीरियड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बहुत अब आप बोलोगे कि ये इतनी छोटी सी बात क्यों बता रहे हो? जिसको पता है उसके लिए ये छोटी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये बड़ी बात है, और इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो। अब बात आती एक एक करके सबको देखेंगे। देखो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, वो पहले सुन लो, फिर उसके बाद में मैं लिख भी दूंगी। यदि हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो ये ऐसा काल होता है जब मनुष्य तो अस्तित्व में रहता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन उस समय जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका कोई लिखित विवरण हमें
प्राप्त नहीं होता है। कौन से वाले का? ये जो पहला वाला प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। इसको क्या किया गया है? इसको ना आपके 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से वो 4 भाग हैं? तो पहला भाग है आपका पूरा पाषाण काल, क्योंकि ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी कहा जाता है, स्टोन एज भी कहा जाता है। तो ये पहला इसका जो भाग है वो क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है वो क्या है? मध्य पाषाण काल। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। तीसरा जो आपका है वो है उत्तर पाषाण काल, और जो चौथा है यहाँ पे छोटा करके लिख देती हूँ, ठीक है, ये लिखा नहीं रहा है, चलो ठीक आ गया। जो तीसरा क्या है? उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। और चौथा क्या है? नव पाषाण काल। क्या है? नव पाषाण काल। जो ही इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी बता देती हूँ, ये जो है आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये मध्य पाषाण काल, और ये उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये है नियोलिथिक एज है आपका। ये उत्तर पाषाण काल यानी कि आपका पोस्ट स्टोन एरा है, ये आपका मिडिल, इसको पैलियोलिथिक बोलते हैं, है ना। और ये आपका क्या है? ये पूरा पाषाण काल की यदि हम बात करें तो ये आपका पैलियोलिथिक है, ठीक है, ये पोस्ट पैलियोलिथिक है, ये पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक का मतलब होता है स्टोन एज, पैलियोलिथिक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उनके लिए बता दी हूँ, अदरवाइज जो है यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तब तो मैं यहाँ पे लिख ही रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो हमने क्या क्या देखा? रिपीट इसलिए कर रही हूँ जैसे डाउट ना हो आपको, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को सेट कर लेना और इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग सुन लेना और नोट्स अपना बना लेना। मैंने क्या कहा कि इतिहास को हमने 3 भागों में विभक्त किया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें मनुष्य अस्तित्व में तो थे, लेकिन था क्या? किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं था उस समय। क्या नहीं था? लिखित साक्ष्य नहीं था। और इस काल को हम पाषाण काल भी बोलते हैं। ये 4 भागों में विभक्त है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल। यदि हम आदि ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः यदि हम इसकी बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं, वो इसी आदि ऐतिहासिक काल की घटना क्रम में आता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत आता है। यदि हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका आता है, ये अलग पेज में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो बहुत ही ज्यादा एकदम कचड़ा जैसे बन जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पेज में मैं बता रही हूँ ऐतिहासिक काल को, ठीक है। हालांकि इनको हमें डिटेल में थोड़ी स्टडी तो करनी ही है। ऐतिहासिक काल को यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ये जो आपका ऐतिहासिक काल है यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के जो 1947 ईस्वी तक है, वो किस तरीके से विभक्त हुआ उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये विभक्त हुआ आपका वैदिक सभ्यता, क्या किस रूप में? वैदिक सभ्यता, ठीक है। और किस रूप में? इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भी 2 बातें आ जाती हैं। कौन कौन सी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत बातें आती हैं? एक आपका आता है ऋग्वैदिक काल। क्या आता है? ऋग्वैदिक काल, जिसमें बोला जाता है ऋग्वेद का क्या किया गया? संकलन किया गया, ठीक है। और दूसरा आता है आपका उत्तर वैदिक काल, यानी कि इसमें क्या हुआ है कि ऋग्वेद को छोड़ करके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपके ब्रह्मांड जो आपके उपनिषद हैं, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, इन सब की रचना इस उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ये यदि हम इसके समय अवधि की बात कर रहे होते हैं तो ये आपका वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 600 ईसा पूर्व तक आता है, जिसके अंतर्गत ये जो आपका ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में बटा रहता है।
और ये जो आपका उत्तर वैदिक काल है वो आपका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आता है। ये जो लिख रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता के बाद आपका आता है यहाँ पे प्राचीन भारत। क्या आता है आपका? प्राचीन भारत। एंशियंट हिस्ट्री जो पढ़ते हैं ना वो, ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, अब ये प्राचीन भारत के बाद में आपका यहाँ पे आता है मध्यकालीन भारत, यानी कि मीडिवल हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, मध्यकालीन भारत। ठीक है, फिर आपका तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपका आता है आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। अब इनका आप लोग टाइम पीरियड भी देख लो जिससे समझ में आए। प्राचीन भारत की बात करोगे तो 600 से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक नहीं, ये आपका यदि हम बात कर रहे होते हैं तो ये आपका 600 कंप्लीट हुआ तो 600 से 712 प्राचीन भारत है। हम यहाँ पे किस में आ गए हैं? अब ईस्वी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये कुछ तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे गड़बड़ी ईस्वी में आते हैं। प्राचीन भारत की अब बात होती है, हाँ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पहुंच गए हैं। 600 ईसा पूर्व हो गया, अब ये 600 से लेकर के 712 ईस्वी। फिर मध्यकालीन की यदि आप बात करोगे तो ये आपका आएगा 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक आएगा। और आधुनिक भारत की बात करोगे तो 1707 से लेकर के 1947 के बाद 47 तक आता है। उसके बाद में भारत स्वतंत्रता के बाद इस तरीके का इतिहास हमें पढ़ना रहता है। लेकिन आप लोगों को मैं एक और बात यहाँ पे बताऊंगी कि ये जो आपका लिखा है एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये टाइम पीरियड कैसे बटा है तो मैंने आपको प्रीवियस पेज में ये बातें आपको बता दी है कि किस तरीके से ये टाइम पीरियड पूरा यहाँ पे विभक्त होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि आपका प्राचीन भारत है हो, जैसे कि आपका ये जो प्राचीन भारत है वो किस तरीके से, यानी कि ये ईसा पूर्व जो ये लिखा है उससे उसके बाद में ये किस तरीके से विभक्त हुआ है ये समझ में तो आया ही नहीं। तो आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं ये किस तरीके से बटा है। ठीक है, ये जो है आपका ये ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल ये आपका ईसा पूर्व तक हो गया। अब हम जब प्राचीन भारत की बात कर रहे होते हैं तो ये आपका 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो करके 1947 तक जाता है, पूरा ईस्वी तक जाता है। ठीक है, अब ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के पहले 600 ईस्वी तक होता है, फिर 600 ईस्वी से 712 ईस्वी तक होता है, फिर 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक होता है, और 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट है, तो जब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से क्लियरिटी के साथ में मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। आई होप इतनी बातें बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमें अपनी स्टडी करनी है। हम अब आ जाते हैं फिर से इस पेज में, क्योंकि हम यहाँ पे तो केवल इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, हमने अभी कहीं पे डिटेल स्टडी तो किया नहीं। तो अब हम डिटेल स्टडी करेंगे किसकी? प्राग ऐतिहासिक काल की। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल मनुष्य अस्तित्व में थे, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे हमारे पास में। इसमें क्या होता है, इसमें लिखित साक्ष्य तो थे, सुनना ध्यान से सुनना है ना, लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उनको पढ़ पाना संभव नहीं था, यानी कि पढ़ना संभव नहीं हुआ, नहीं पढ़ पाए क्या लिखा है क्या नहीं। लेकिन इसमें जो है लिखित साक्ष्य भी है और उनको पढ़ पाना भी संभव हुआ। लिखित साक्ष्य भी है, पढ़ पाना भी संभव हुआ, दोनों ही चीजें यहाँ पे संभव हुई। कब? ऐतिहासिक काल में। इसमें लिखा जो मनुष्य अस्तित्व में है लेकिन हमारे पास में किसी भी प्रकार का लिखित विवरण नहीं है, इसमें लिखित विवरण है लेकिन उन लिखित विवरणों को पढ़ा नहीं जा सका कि ये क्या लिखा है। इसमें लिखित विवरण भी है, साथ ही साथ हम उसको पढ़ भी सके। क्यों?
क्योंकि ये बटा है आपका वैदिक काल में, यानी कि वैदिक सभ्यता में, और प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में। और वैदिक सभ्यता की बात करोगे तो ये आया है आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद को। और यदि ऋग्वेद और उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्माण्य यानी कि जो आपके अरण्यक है, ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, साथ ही साथ आपके महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, इन सभी को पढ़ पाना क्या संभव है? जी हाँ, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। इसीलिए इनके लिखित साक्ष्य भी मिले, साथ में हम उनको पढ़ भी पाए। ये आपके ऐतिहासिक काल की क्या है? विशेषता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ पे कोई भी बात ऐसा मैं आपको नहीं बता रही हूँ जो एग्जाम में नहीं आता है, सभी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल में, और हमें पढ़ना है छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब प्राग ऐतिहासिक काल से, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यदि जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राग ऐतिहासिक काल एवं छत्तीसगढ़, क्यों? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो हमने देखा था ये 4 भागों में विभक्त है। सबसे पहले था आपका पुरा पाषाण काल। यदि हम पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो हमसे पूछा क्या जाता है एग्जाम में? हमसे पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ मिले हैं। पहले तो सुन लो इस काल की खासियत। तो इस काल की खासियत थी, और यदि हम प्राग ऐतिहासिक काल की भी बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य अस्तित्व में थे। जब मनुष्य अस्तित्व में थे तो वो क्या करते थे? वो आखेट करते थे, ठीक है। और आखेट के लिए औजार का प्रयोग किया जाता है। तो उनके औजार एवं हथियार जो होते थे, जो उनके औजार और जो हथियार जो जिनका वो प्रयोग करते थे, वो किससे बने हुए होते थे? वो पत्थर से बने हुए होते थे, पत्थर के औजार होते थे। बातें क्लियर है आप लोगों को? अब बात आती है कि इस समय के जो मनुष्य थे, प्राग ऐतिहासिक काल के जो मनुष्य थे, वो थे आखेटक, यानी कि शिकारी थे, शिकार करते थे। और फिर उसके बाद में क्यों करते थे? खाने के लिए करते थे, संग्रह कर लेते थे, यानी कि वो क्या करते थे? अपने खाने के लिए शिकार करते थे। तो उसके लिए वो पत्थर का उपयोग करते थे औजार के रूप में। और वो पत्थर कैसे थे? तो वो जैसे कि हड्डी के औजार बना लिया करते थे, या फिर कच्चे पत्थर की कुल्हाड़ियां ही बना लिए हैं, इस तरीके का वो प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में इसका कहाँ पे साक्ष्य मिला। तो पहले तो हम लिख दें कि पुरा पाषाण काल की खासियत क्या है कि यहाँ के मनुष्य शिकार करते थे, शिकारी थे। और क्या थे? वो संग्रहण, यानी कि शिकार कर खाने के लिए करते थे ना, तो खाद्य संग्राहक थे वो। क्या थे वो? खाद्य संग्राहक, यानी कि खाने के लिए संग्रह करते थे ना, तो खाद्य संग्राहक थे। और क्या करते थे? वो मूलतः वो पत्थर के ही औजार यूज करते थे। अब पत्थर के औजार की आप बात करोगे तो पत्थर और हड्डी, कहीं जैसे कि अब मार दिए हैं किसी जानवर को तो वो हड्डी मिल गया, हड्डी उनको नुकीली सी मिला तो यूज कर लिए। तो पत्थर और हड्डी के औजार यूज किया करते थे, पत्थर हड्डी के औजार यूज करते थे, ठीक है। और क्या यूज करते थे? और क्या यूज करते थे? और यूज करते थे वो लोग कच्चे पत्थर की कुल्हाड़ियां। क्या यूज करते थे? कच्चा पत्थर। कच्चा पत्थर समझते हो? तराशा नहीं गया है पत्थर, कच्चे पत्थर की कुल्हाड़ियों को वो प्रयोग में अपने लाते थे। बातें क्लियर है? अब बात आती है कि छत्तीसगढ़ में साक्ष्य कहाँ मिला पुरा पाषाण काल का? तो छत्तीसगढ़ में हमें साक्ष्य मिला है रायगढ़ में। कहाँ मिला है भाई? रायगढ़ में हमें साक्ष्य मिला है। रायगढ़ के कहाँ कहाँ पे हमको साक्ष्य मिला है? आओ चलो देख लेते हैं। रायगढ़ में हमें पुरा पाषाण काल का साक्ष्य तो मिला, लेकिन क्या मिला, कहाँ कहाँ मिला? तो रायगढ़ का आपका सिंघनपुर गुफा, कहाँ क्या है? सिंघनपुर गुफा में हमें इसका साक्ष्य मिला है। सिंघनपुर गुफा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते चलिए, सब एग्जाम में पूछा जाता है। सिंघनपुर गुफा, महानदी घाटी,
महानदी घाटी, ठीक है। आपका भंवर खोल, और कहा क्या मिला है, भंवर खोल, भंवर खोल, सोनबरसा, सोनबरसा, ठीक है। और गीधा, यहाँ पे लिख रही हूं मैं 5, गीधा, छापा मारा, गीधा और छापा मारा। ये क्या है, ये आपके पूरा पाषाण काल के छत्तीसगढ़ में साक्ष्य है। राइटिंग थोड़ी सी मतलब कि यदि समझ में नहीं आ रही तो मैं बिल्कुल माफी मांगना चाहूंगी, बट जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर लें क्योंकि याद करना है अपने को। रायगढ़ में हमें साक्ष्य मिले हैं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। कहाँ कहाँ मिले हैं भाई, साथ में बोलो, सिंघनपुर गुफा, महानदी घाटी, भंवर खोल, सोनबरसा, गीधा, छापा मारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसमें, तो पूरा पाषाण काल के बाद में आता है आपका मध्य पाषाण काल। क्या आता है, मध्य पाषाण काल। अब ये जो मध्य पाषाण काल में ये जो मनुष्य है अब क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि अब वो पहले बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे, अब उन्होंने अपने औजारों का जो साइज है ना, औजार को वो छोटा बनाने लगे। पहले बड़ा बड़ा ले लेते थे पत्थर ही, अभी भी पत्थर ही कर रहे हैं लेकिन अब छोटा पत्थर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा ना अब उसमें पॉलिश कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, यानी कि थोड़ा नुकीला बना रहे हैं, यानी कि नोक के साथ में अब तैयार किए हैं, नुकीला बनाए हैं। पहले नुकीला तराशते नहीं थे कच्चे पत्थर, अब नोक के छोटे छोटे पत्थर अब नोक के साथ में बना रहे हैं, औजार के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे कि मिल जाता था तो सींग, हड्डी, लकड़ी, अब इसका भी प्रयोग करते थे। लेकिन पहले जो खाद्य संग्राहक थे ना ये, तो अब क्या ये करने लग गए, अब ना पहले यहाँ हमारे यहाँ काटे खाए पिए हो गया, बस हो गया इतना ही, बस यानी कि खाने के लिए बस कर रहे हैं। अब वो क्या करने लग गए, धीरे धीरे अब ये स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अब धीरे धीरे ये स्टार्ट कर रहे हैं कृषि कार्य, कृषि की शुरुआत कर रहे हैं। अब जब ये कृषि की शुरुआत किए तो बताओ, कृषि का शुरुआत करें तो यानी कि बस्तियां अब अस्तित्व में आने लगी हैं। अब बस्तियां अस्तित्व में यानी कि रहने भी लगे हैं ये, अब रहने भी लगे हैं, ठीक है। अब जब रहने लगे हैं, अब थोड़ा थोड़ा पशुपालन प्रारंभ किए हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं किए हैं, अभी कृषि कार्य को प्रारंभ करे हैं, बस्तियों में रहने लगे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य मिले हैं क्या, जी हाँ मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, आओ देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं। तो रायगढ़ में हमें साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल का, ठीक है। और कहाँ मिला है हमें साक्ष्य, कोंडा गांव में हमें साक्ष्य मिला है किसका, तो मध्य पाषाण काल का, कोंडा गांव में, ठीक है। थर्ड में क्या आता है हमारा, बस्तर में भी हमें साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब रायगढ़ के कहा, उसमें तो हमने क्या क्या देखा था, एक बार फटाफट आप लोग बताओ। उसमें रायगढ़ के अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल में क्या क्या देखा था, हमने देखा था सिंघनपुर गुफा, फिर हमने देखा था महानदी घाटी, फिर हमने देखा था भंवर खोल, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा सोनबरसा, फिर हमने देखा गीधा, और हमने क्या देखा था, छापा मारा। फिर से बोलो, सिंघनपुर, सिंघनपुर गुफा, महानदी घाटी, फिर उसके बाद में क्या, भंवर खोल, सोनबरसा, गीधा, छापा मारा। बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे याद हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई टेंशन रहे, अरे हमने तो याद किया था लेकिन हम भूल गए। मैं इतने बार आप लोगों को सुना दूंगी और बुलवा दूंगी कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एक भी चीज आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि भूलने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम पास करने के लिए हमें तब तक याद रखना है जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। रायगढ़ में आ जाओ, तो रायगढ़ में यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है वो कबरा पहाड़ में मिला है। कहाँ मिला है, कबरा पहाड़ में हमें मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला। कोंडा गांव की यदि हम बात करें तो गढ़ धनोरा में, पेज पलट गया, गढ़ धनोरा में हमें कोंडा गांव में साक्ष्य मिला है, गढ़ धनोरा में हमें साक्ष्य मिला। बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर को थोड़ा सा याद रखिएगा, बस्तर में किस कहाँ मिला है, बस्तर में हमें मिला है राजपुर में, कहाँ पे, राजपुर में और कालीपुर में, बस्तर में राजपुर और कालीपुर, और कहाँ पे, खड़ग घाट और घाट लोहांग, खड़ग घाट और घाट लोहांग में
हमें साक्ष्य देखने को, लोहांग में हमें साक्ष्य देखने को मिला है। याद रहेगा क्या आप लोगों को? अन्य स्थान यानी और भातेवाड़ा भी आता है उसमें, यानी कि अन्य स्थान के रूप में भातेवाड़ा भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है छत्तीसगढ़ से हमें साक्ष्य क्या मिले, ये तो मिल गया, ये स्थान थे, लेकिन यहाँ इन स्थानों में हमें साक्ष्य क्या मिला है? तो साक्ष्य को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कबरा पहाड़ है ना, तो कबरा पहाड़ से हमें ये मूलतः ये साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, ये जो साक्ष्य जो है कबरा पहाड़, इसीलिए मैं अलग से यहाँ पे थोड़ा सा लिख रही हूँ। कबरा पहाड़ से हमें क्या देखने को मिला है उसको थोड़ा सा नोट डाउन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कबरा पहाड़ में हमें अर्ध चंद्राकार पत्थर के औजार मिले, पूछ लिया जाता है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्ध चंद्राकार पत्थर का औजार मिला अपने को, पत्थर का औजार मिला। ठीक है, और क्या मिला है हमें? मानव आकृतियां ये कबरा पहाड़ से देखने को मिला है, मानव आकृतियां। ठीक है, यानी कि अब ये चित्रकारी इसका मतलब ये है कि अब रह रहे बस्तियों का अस्तित्व आए, यानी कि रह रहे, यानी कि घरों में अब ये आकृतियां भी बना रहे हैं, ये बात यहाँ से क्लियर होती है। मगरमच्छ के हमें साक्ष्य मिले हैं, मगरमच्छ का साक्ष्य मिला हमको, सांभर का साक्ष्य मिला है हम लोगों को। ठीक है, छिपकली मिली है अपने को देखने को, और छिपकली पूछ लिया जाता है छिपकली का रंग कैसा है, तो छिपकली आदि के गेरुए रंग की आकृतियां मिली हैं, आकृतियां मिली हैं, वो भी कौन से रंग की? गेरुए रंग की आकृतियां मिली अपने को। ठीक है, कहाँ से ये मिल रहा है? सब कबरा पहाड़, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? रायगढ़ में पड़ता है। अन्य स्थान है आपका कोंडागांव, और क्या है? बस्तर, बस्तर के अंतर्गत आपका राजपुर है और कालीपुर है और खड़क घाट और घाट लोहांग है। बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ये आपका मध्य पाषाण काल हो गया। अब हम आ जाते हैं उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की यदि हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है उत्तर पाषाण काल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, उत्तर पाषाण काल। अब देखो क्या हुआ था कि अभी तक मानव सबसे पहले वो क्या करता था? आखेटक था, है ना, और खाद्य संग्रह था, यानी कि खाने के लिए वो संग्रह करता था। फिर वो कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। अब कृषि कार्य के बाद इसमें अब मनुष्य पशुपालन का कार्य प्रारंभ कर दिया है, पशुपालन करने लग गया। ठीक है, और पशुपालन के साथ साथ जो अब इसके हथियार हैं यानी कि औजार हैं, वो क्या है? पत्थर के तो है, क्योंकि ये पाषाण काल ही है तो पत्थर के तो होंगे, लेकिन अब वो पॉलिश्ड हैं, यानी कि अब वो कैसे हैं? वो अब नुकीले और भी, यानी कि मध्य पाषाण काल की अपेक्षा और छोटे एवं नुकीले होने लगे, और छोटे और नुकीले होने लगे, यानी कि तराश दिए जाते थे। काफी सुधार हुआ है, समझ में आया? काफी सुधार हुआ। छत्तीसगढ़ से साक्ष्य कहाँ मिला? तो छत्तीसगढ़ से हमें साक्ष्य देखने को मिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही में साक्ष्य मिला। ठीक है, और हमें कहाँ पे मिला है? रायगढ़ से हमें साक्ष्य मिला है। स्थान कौन कौन से थे इसके अंतर्गत, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यदि हम गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से धनपुर, और रायगढ़ की बात करेंगे तो रायगढ़ से हमारा आता है सिंघनपुर। क्या आता है? सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर गुफा, और महानदी घाटी। क्या आता है? महानदी घाटी। ये यहाँ पे हम अपने को क्या मिला है? छत्तीसगढ़ में साक्ष्य देखने को मिला है। अब महानदी घाटी से हमको क्या मिला है? तो महानदी घाटी से हमको मानव आकृतियां देखने को मिली है। क्या मिली? मानव आकृतियां मिली हैं। और क्या मिला है अपने को? शैल चित्र देखने को मिले हैं, यानी कि जो पत्थर में जो चित्र बनते हैं उनको शैल चित्र कहा जाता है। ठीक है, और क्या देखने को मिला? और छोटे पत्थर के उपकरण, यानी कि पत्थरों के उपकरण देखने को मिले हैं। अब यदि हम बात कर रहे हैं, ये जो है हमसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो पूछा जाता है मानव आकृतियां, उत्तर पाषाण काल की मानव आकृतियां निम्न में से किन स्थानों से मिली? इस तरीके के प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। जब हम एमसीक्यू का सेशन करवाएंगे तो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों को हो जाएगी।
बातें क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं नवपाषाण काल में। अब नवपाषाण का न्योलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या हुआ तो आओ देख लेते हैं। चौथा नंबर हमारा आया है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। अब नवपाषाण काल की बात आ रही है तो अब इसके अंतर्गत अब वो कृषि और खाद्य उत्पादन का कार्य करने लगा है, क्योंकि इससे पहले जो मध्य पाषाण काल था उसमें कृषि की केवल शुरुआत हुई थी, कृषि की केवल शुरुआत थी। फिर उसके बाद लेकिन कृषि की शुरुआत के लिए, कृषि की शुरुआत के लिए पशुओं की जरूरत होती है, तो धीरे धीरे वो पशुपालन को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए अपना, कब उत्तर पाषाण काल में, यानी कि पशुपालन बढ़िया से करने लगे हैं। इस समय अब ये क्या करने लगे हैं, इस समय अब जो पहले बस्तियां छोटी छोटी कहीं पे भी बस गई उठ गए, बस गए उठ गए, बस गए उठ गए, ऐसे करते थे। नवपाषाण काल में क्या हुआ है, कृषि कार्य अब अच्छे से होने लगे। क्यों? क्योंकि अब पशुओं का भी पशुपालन भी ये करने लग गए हैं, तो कृषि के लिए पशु की जरूरत होती है, तो इसीलिए अब कृषि कार्य अच्छे से होने लगा। साथ ही साथ और क्या हुआ है, अब स्थायी बस्तियां अस्तित्व में आने लगी हैं। स्थायी बस्तियां यानी कि अब परमानेंट रेसिडेंट अब इनका होने लगा है। पहले तो कहीं से भी उठ जाते थे, चले जाते थे। मिट्टी के बर्तन अब अस्तित्व में आए हैं, अब यानी कि अब रह रहे खा रहे तो मिट्टी के अब बर्तन भी देखे गए हैं। और क्या देखा गया है, और जैसे कि पहिया, पहिया यानी कि व्हील्स अस्तित्व में आए हैं। पहिया, अब पहिया अस्तित्व में आया, इसका मतलब है कि आप यहां से समझ सकते हो ये कृषि कार्य के लिए क्या यूज करते रहे होंगे, बैल। बैल के लिए क्या यूज, जैसे कि यदि हम आज की डेट में बैला गाड़ी की बात करते हैं, ठीक है, अभी हालांकि अब ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन बैला गाड़ी में क्या लगता है, व्हील्स लगता है, पहिए लगते हैं, और बैल आगे आगे चलता है ना। तो बस वैसे ही अब पहिए भी नवपाषाण काल में अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला और कहाँ कहाँ मिला, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पे हमको साक्ष्य मिला रायगढ़ में, बिल्कुल रायगढ़ से। तो हमको साक्ष्य सभी जगह पे मिला है, लगभग लगभग तो सभी जगह। रायगढ़ तो चारों ही काल में, चारों ही काल के साक्ष्य हमें रायगढ़ से देखने को मिला है। रायगढ़ हो गया आपका राजनंदगांव, यहाँ पे आपका आता है राजनंदगांव, ठीक है। और क्या है आपका, दुर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्थान है जहां पे अपने को देखने को मिला, तो उसको भी अपन थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ से आपका हो गया टेरम। राजनांदगांव की बात करोगे तो राजनांदगांव में जो बुक्स में लिखा रहता है वो चितवा डोंगरी लिखा रहता है, लेकिन चितवा डोंगरी अब कहाँ पे आ गया है, वो आपका मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता जरूर दे रही हूँ, ठीक, यदि आया एग्जाम में, क्यों, क्योंकि एग्जाम कभी कभार आंसर जो है अलग ले लिया जाता है, इसीलिए बता रही हूँ। बुक्स में चितवा डोंगरी लिखा है, लेकिन अब चितवा डोंगरी राजनांदगांव में नहीं, अब चितवा डोंगरी मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आता है। तो यदि आपसे पूछा गया कि नवपाषाण काल का साक्ष्य हमें क्या, हमें मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी में देखने को मिला है, जी हाँ, वहां से मिला है, क्योंकि राजनांदगांव तभी तक था, चितवा डोंगरी राजनांदगांव में पहले था, लेकिन अब नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि अब नया जिला बन गया है। और बोनटीला, बोनटीला ये यहाँ से अपने को नवपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। बातें क्लियर हैं, यहाँ से समझ में आ गया। अब आपको एक चीज समझ में आया, रायगढ़ ऐसा जगह है कि चारों काल के साक्ष्य अपने को देखने को मिले हैं, चारों काल के साक्ष्य अपने को देखने को मिला। अब जो है ये जब चारों काल के साक्ष्य देखने को मिले, तो कुल मिलाकर के यदि प्रमुख पाषाण स्थल हम यदि नोट डाउन करें, तो प्रमुख पाषाण स्थल है आपका क्या, रायगढ़ तो होगा, ठीक है। अब रायगढ़ में कौन कौन से वो स्थल हैं, तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि प्रमुख पाषाण स्थल कौन से हैं, प्रमुख पाषाण स्थल कौन से हैं, ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, ठीक। तो चलो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्ति स्थल, ऐसे करके आप लिख सकते हो अपने जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें, ठीक।
तो यदि हम बात करें तो सिंघनपुर, रायगढ़ की यदि बात हो रही है, रायगढ़ के अंतर्गत क्या आता है हमारा, रायगढ़ के अंतर्गत आएगा हमारा सिंघनपुर, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। फिर उसके बाद में आता है महानदी घाटी, महानदी घाटी। फिर आता है हमारा टेरम, टेरम। फिर आता है ऊंगना, क्या आता है, ऊंगना। ये सभी हमारे रायगढ़ में है ना, ये सभी स्थल कहाँ है, रायगढ़ में है। फिर उसके बाद में क्या आता है, सोनबरसा, सोनबरसा। फिर उसके बाद में आता है हमारा भंवरखोल, भंवरखोल। फिर आता है गीधा, गीधा। फिर आता है छापामारा, छापामारा। फिर आता है हमारा बोतलदा, बोतलदा। फिर आता है क्या, यहाँ पे आता है हमारा करमागढ़, करमागढ़। फिर आता है लेखा भाड़ा, लेखा भाड़ा। फिर आता है हमारा बसनाझार, क्या आता है, बसनाझार। फिर आता है बेनीपाट, क्या आता है, बेनीपाट, बेनीपाट, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि ये जो प्रमुख क्या है, पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्ति स्थल है, साक्ष्य मिला है अपने को, ठीक। अब इसमें यदि आप ये पूरे पाषाण काल, पाषाण काल में अब आपका क्या क्या है, पाषाण, 4 प्रकार का पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये चारों ही कालों को इन स्थानों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब बात आती है कि जैसे कि हमने देखा था कि सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़, सॉरी, सिंघनपुर गुफा, बोतलदा, गीधा, सोनबरसा, महानदी घाटी, ये आपके पूर्व पाषाण काल में थे, ठीक है। तो इसी तरीके से, क्योंकि अब इसको हमने पहले ही देख लिया है इसलिए यहाँ पे अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले से देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक एक करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंघनपुर गुफा से हमें साक्ष्य क्या देखने को मिला है, और वो उसके बारे में एक एक करके हमें डीप में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सिंघनपुर गुफा के साथ में स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें आपको करना क्या है, आप लोग एक ना चार्ट बना लेना, चार्ट में आप लोगों को ये चीज को याद रखना है कि कौन कौन सा स्थान इम्पोर्टेंट है, यानी कि कौन से पाषाण, कौन से ऐसे स्थल है जहाँ पे हमें पाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक एक करके इसकी हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने स्टार्ट किया था इतिहास कैसे विभक्त होता है, उसको देखा हमने। फिर हमने देखा कि इतिहास के विभक्त के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट किए हैं हम। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य, उत्तर और नव पाषाण काल। वो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिला उसको देख लिया हमने, और सबको जोड़ करके पूरे पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं वो भी हमने देखा है। अब वो उन पाषाण कालीन स्थल को एक एक करके हमें पढ़ना रहता है, तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास आशा है आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।